इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। अट्ठाईस मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी मुमकिन माहिदे को सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक की मुआहिदा इब्राहिमी में शमूलियत से मशरूत किया जा सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बाज़ ममालिक ताउन ना करें तो सूरत हाल संगीन हो सकती है और ओमान के हवाले से भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है। जबकि साथ ही उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का मुकम्मल कंट्रोल कबूल नहीं किया जाएगा। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ईरान के साथ एक बेहतरीन मुआहिदा चाहता है। मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी मुकम्मल इत्मीनान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, ताहम इस वक्त ना तो पाबंदियों में नरमी ज़ेरे गौर है और ना ही माली रियायतें दी जा रही हैं। उनके मुताबिक ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और अगर मुआहिदा तसल्ली बख्श ना हुआ तो इसे कबूल नहीं किया जाएगा। Qatar and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक इब्तिदाई मफाहमती फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त हो रही है और मुमकिन है कि अमेरिकी सदर आइंदा चंद घंटों में यकतरफा तौर पर मुआहिदे के हतमी होने का ऐलान कर दे। ताहम व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये दावे दुरुस्त नहीं और मुकम्मल तौर पर मन घड़त है। कीनिया की मुकामी पुलिस का कहना है कि एक स्कूल में आग लगने से 16 तालिबात हलाक हो गई हैं। na tuambie ni hatua zipi ambazo tunachukua na pia tueleze kwa kina। बर्तानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन जंग में रूस के तकरीबन 5 लाख फौजी हलाक हुए हैं। With new intelligence showing that almost 500,000 Russian soldiers have been killed since the conflict began. पॉप लियो ने गुलामी की मजम्मत करने में कैथोलिक चर्च की जानिब से होने वाली तवील ताखीर पर माफी मांगी है और साथ ही कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बार फिर इंसानों को गुलाम बना सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्नूई ज़हानत को गैर मुसल्लह करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ ये लफ्ज़ सख्त है लेकिन मैंने इसे जानबूझकर चुना है क्योंकि इस वक्त ऐसे अल्फाज की ज़रूरत है जो लोगों की तवज्जो खींच सके। सीज़ फायर के 7 माह बाद भी गजा में साफ पानी का बहरान बरकरार। अब्बू मैं पानी लेने जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासर हो बेटा। मोहम्मद मिसबाह हर सुबह अपने ख़ानदान के लिए पानी के कैन भरने के लिए एक लंबे और थका देने वाले सफ़र पर निकलते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रंप की सरमायाकारी पर उठते सवाल, जानिए अमेरिकी सदर ने किन कंपनियों के हिस्से खरीदे। सदर ट्रंप से मुंसलिक एक मालियाती इंकिशाफ शकूक उभार रहा है। सिर्फ 3 महीनों में 3,700 से ज्यादा कारोबारी सौदे। ये आसान जबान में एक दिन में तकरीबन 40। 28 मई 1998 यानी आज ही के दिन पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी ताकत बन गया। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। एक नई मेडिकल थेरेपी का सिर्फ एक इंजेक्शन जिंदगी भर के लिए मुज़र कोलेस्ट्रॉल को नुमाया तौर पर कम कर सकता है। ये पहला मौका है कि हम इस एक बार के इलाज को मुमकिन बना सकते हैं। फिर हमें किसी शख्स की कोलेस्ट्रॉल की सतह के बारे में फिक्र नहीं रहेगी। क्या गैर मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स खवातीन की ईद भी उनके कंटेंट जैसी होगी? आज है ईद और ईद की दावत को 4 चांद लगाए हैं मेरे इस काबली पुलाव और चिकन नरगिसी कोफ्तों ने। मेरा नाम रमशा है। मैं मरियम हूँ। मेरा नाम शमाइला सैयद है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मशहूर 700 किलोग्राम वजनी भैंसे की कुर्बानी क्यों रोक दी गई? दरअसल मेरा जो बफेलो वायरल हुआ था डोनाल्ड ट्रंप नाम का, वो मैं 10 महीने पहले खरीदा था राजशाही सिटी हाट से। वो दरअसल उसका बालों के वजह से उसका नाम ये नामकरण करा था मेरा छोटा भाई ने। ईद कुर्बान का गोश्त किन लोगों को खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए,
जानेंगे माहिर इमराज मादा और जिगर से। मोटरसाइकिल की बजाय गुड़ सवारी, भारतीय टीचर के पेट्रोल बचाने की अनोखी मिसाल। पाकिस्तान और भारत में खतरनाक हद तक बढ़ता दर्जा हरारत, क्या ये सिर्फ गर्मी है या एक उभरता हुआ मौसमी बहरान? IPL का नया रिकॉर्ड और इंडिया के 15 साला बल्लेबाज जिन्हें क्रिस गेल ने छक्के मारने वाली मशीन करार दिया। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के SRB में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक जल्द से जल्द मुआहिदा-ए इब्राहिमी में शामिल हो जाएं। व्हाइट हाउस में काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये ममालिक इस मुआहिदे में शमूलियत के पाबंद हैं और उन्होंने वाज़ेह किया कि वाशिंगटन इस हवाले से दबाव डाल रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर इन ममालिक ने मुआहिदे पर साइन ना किए तो वो इस बात पर भी गौर करेंगे कि आया आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। The Middle East would have blown itself up. No, and we'd like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. इजलास में ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात भी ज़ेरे बहस आए। सदर ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ बातचीत जारी है, मगर अब तक कोई हतमी पेशरफ्त नहीं हो सकी। उनके मुताबिक अमेरिका एक अच्छा मुआहिदा चाहता है, ताहम अगर मुआहिदा मजबूत और काबिल कबूल ना हुआ तो वो इसे कबूल नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ किसी मुमकिन मुआहिदे में आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने पर इत्तफाक जरूरी है और इस पर कोई मुल्क मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर सकेगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ओमान को सब की तरह बर्ताव करना होगा, वरना हमें उन्हें तबाह करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह बात उन खबरों के रद्द-ए-अमल में कही जिनके मुताबिक ओमान और ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर टोल आयद करने के मंसूबे पर बातचीत कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने पहली बार 21 मई को इतला दी थी कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर टोल आयद करने के बारे में ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। अमेरिकी सदर ने जोर दिया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनके मुताबिक वाशिंगटन की कोशिश है कि मामला सिफारतकारी के जरिए हल किया जाए, ताहम अगर बातचीत नाकाम हुई तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान की क़यादत मुआहिदे में दिलचस्पी रखती है और इस वक्त कमज़ोर पोजीशन से मुज़ाकरात कर रही है। इसी दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी काबीना इजलास में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाना अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। उनका कहना था कि वाशिंगटन मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह देता है और कोशिश की जा रही है कि किसी मुमकिन मुआहिदे तक पहुंचा जाए, ताहम अगर ये रास्ता नाकाम हुआ तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब ईरानी और बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुमकिना मफाहमती फ्रेमवर्क पर इब्तिदाई बातचीत जारी है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती आमदोरफ्त की बहाली और खित्ते में फौजी मौजूदगी से मुतल्लिक नुकात शामिल हो सकते हैं। ताहम व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसी इतलाआत दुरुस्त नहीं और ये मनगढ़ंत हैं। ईरानी शहर बंदर अब्बास के करीब अमरीकी फ़िज़ाई हमले के रद्द-ए-अमल में पासदारान इनकलाब ने उस अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा किया है जहां से ईरान पर हमले किए गए थे। पासदारान इनकलाब का ये बयान खबर रसा इदारे तस्नीम ने शाया किया है। इसके मुताबिक आज अमरीकी फ़ौज की जानब से बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब फ़िज़ाई हमले के बाद सुबह 4:50 पर उस अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया गया जहां से जारहियत का इर्तिकाब किया गया था। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से तकरीबन 120 किलोमीटर मगरब में वाक़े एक बोर्डिंग स्कूल में आग लगने से 16 तालिबात हलाक हो गई हैं। ये बात मौके पर मौजूद एक पुलिस एहलकार ने साफियों को बताई। कीनिया रेड क्रॉस और पुलिस के मुताबिक अतोमेशी गर्ल्स स्कूल में ये आग जुमेरात की सुबह उस वक्त लगी जब तालिबात सो रही थी। पुलिस का कहना है कि हुकाम अभी तक आग लगने की वजह का तयन नहीं कर सके। Tutawazungumzia na tuambie ni hatua zipi ambazo tunachukua na pia tueleze kwa kina tatizo liko vipi. Lakini kwa sasa unaona tumefunga kila mahali, maafisa wetu wako ndani wanakagua kila sehemu. हालिया बरसों के दौरान कीनिया के कई बोर्डिंग स्कूलों में आग लगने के वाकयात पेश आ चुके हैं।
ज्यादा जानी नुकसान की वजह अक्सर हिफाजती हिदायत पर अमल ना करने को करार दिया जाता है। इसी दौरान बरतानिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी GCHQ के मुताबिक 2022 में शुरू होने वाली यूक्रेन जंग में रूस के तकरीबन 5 लाख फौजी हलाक हो चुके हैं। ये आदादोशुमार GCHQ की डायरेक्टर एन बटलर ने पेश किए। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि बरतानवी सरजमीन पर जासूसी के मुतअद्दिद साजिशों के पीछे क्रेमलिन का हाथ है और हालिया बरसों में बरतानिया समेत दीगर नेटो मुमालिक के खिलाफ रूस एक गैर एलानिया हाइब्रिड जंग जारी रखे हुए है। With new intelligence showing that almost 500,000 Russian soldiers have been killed since the conflict began. याद रहे रूस और यूक्रेन दोनों वक्तन फवक्तन एक दूसरे के फौजी नुकसानात के अदाद शुमार जारी करते रहते हैं। ताहम अपने नुकसानात की तफसील देने से गुरेज करते हैं। ताहम फरवरी में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि 2022 से अब तक यूक्रेन के 55,000 फौजी हलाक हो चुके हैं। और अब जिक्र गजा का, जहां रहने वालों के लिए सीज फायर के 7 माह बाद भी साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जब से तनाज़ा शुरू हुआ है गजा में पानी और सफाई का ज़्यादातर निज़ाम तबाह या ख़राब हो चुका है। ख़ानदानों को ज़िंदा रहने के लिए रोज़ाना साफ़ पानी जमा करने की खातिर लंबा सफ़र करना पड़ता है। BBC अरबी की सेलिना बेल ने एक ऐसे ही ख़ानदान के साथ वक्त गुजारा जो इस सूरत हाल से गुजर रहा है। सेलिना बेल की रिपोर्ट पेश कर रही हैं खतीजा आरिफ। अब्बू, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो बेटा। मोहम्मद मिसबाह हर सुबह अपने ख़ानदान के लिए पानी के कैन भरने के लिए एक लंबे और थका देने वाले सफ़र पर निकलते हैं। उनके पास पानी के करीबी मरकज़ तक पहुंचने के लिए चंद किलोमीटर पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं है। गजा के इलाके जबालिया में उनके घर के पास फिल्टर प्लांट अब बंद हो चुका है। शायद पानी का ट्रक दोपहर के बाद आए। एक 14 साल के लड़के के लिए ये रोज़ाना का एक मुश्किल काम है और बाज़ औक़ात उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है। यहाँ हर वक्त बमबारी का, गोलीबारी का और फौज का खौफ रहता है। मिसबाह के ख़ानदान ने हमें बताया कि जंग की वजह से उनके घर के कई अफराद माजूर हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी उम्र से बड़ा बोझ उठा रहा हूँ। मुझे इस वक्त खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरे बहन भाइयों को मेरी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं पूरे खानदान के लिए कैन पानी भरने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। बाज़ औक़ात ये इतना भारी होता है कि मुझसे उठाया नहीं जाता, तो मैं लोगों से मदद मांगता हूँ। कुछ मान जाते हैं और कुछ मना कर देते हैं। जब कोई मदद नहीं करता तो मैं सड़क के किनारे बैठकर अल्लाह के रहम का इंतजार करता हूँ। जैसे ही पानी का ट्रक आता है, लोग बोतलें लिए उसकी तरफ लपकते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर ले। बहुत से फिल्टर प्लांट्स इस वक्त बंद पड़े हैं। डॉक्टरों की आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि इसराइल ने ऐसे स्पेयर पार्ट्स और इंजन ऑयल पर पाबंदी लगा रखी है जो इन फिल्टर प्लांट्स को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। ये ख़दशा भी है कि पानी के कुएं आलूदा हो चुके हैं क्योंकि गोला बारूद का मादा ज़मीन में जज्ब हो रहा है। इसराइल इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। उसका कहना है कि पाइपलाइनों और बोतलों के ज़रिए गजा में ज़रूरत के मुताबिक पानी पहुँच रहा है। डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि पानी की कमी और गंदे पानी के इस्तेमाल से सेहत के संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारे पास डायरिया के शिकार बहुत से मरीज आ रहे हैं। हम पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा संगीन मामला हेपेटाइटिस ए का है। गुज़िश्ता अक्टूबर में होने वाले सीज़ फायर का मकसद गजा की दोबारा तामीर का रास्ता साफ करना था, लेकिन ये काम रुक गया है। इसराइल का कहना है कि हमास को पहले अपने हथियार डालने होंगे और ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मिसबाह के लिए आने वाले कल की फ़िक्र अब रोज़ का मामूल बन चुकी है और अब भी बड़ा सवाल यही है कि क्या कल वो अपने ख़ानदान के लिए पानी ला पाएगा। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरात से खबरदार करते हुए कहा है कि पैसा कमाने के लिए इंसान को एक कंप्यूटर कोड बना दिया गया है। उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया कि कहीं दुनिया एक बार फिर इंसानों के इस्तेसाल के खतरे से दो चार तो नहीं।
पोप लियो ने गुलामी की मजम्मत करने में कैथोलिक चर्च की तरफ से होने वाली तवील ताखीर का एतराफ भी किया है और माफी भी मांगी है। सुनिए अली मकबूल की रिपोर्ट जिसे पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। पोप लियो का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह और किसी हद तक मायूस कुन था। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाम ना दी गई तो ये दुनिया को बदतर बना देगी। मसनूई जहानत को गैर मुसल्ला करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ ये लफ्ज़ सख्त है, लेकिन मैंने इसे जानबूझकर चुना है क्योंकि इस वक्त ऐसे अल्फाज की ज़रूरत है जो लोगों की तवज्जो खींच सकें, उनके ज़मीर को बेदार कर सकें और आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकें। पोप ने एआई से चलने वाली जंगों की मजम्मत की। उन्होंने खबरदार किया कि पैसा कमाने के लिए इंसानों को महज एक कंप्यूटर कोड बना दिया गया है, लेकिन उनके साथ एआई इंडस्ट्री का एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसका कहना था कि इस इंडस्ट्री की निगरानी के लिए कवानीन की ज़रूरत है। कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि एआई के मामलात को कंप्यूटर साइंसदान ही समझ सकते हैं, लेकिन वो गलती पे हैं। अपनी नई दस्तावेज में पोप लियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तनाजुर में गुलामों की तिजारत का जिक्र किया। उन्होंने इशारा किया कि दुनिया एक बार फिर इंसानों के इस्तेहसाल को मामूल बनाने के खतरे से दोचार है, लेकिन इस बार जो चीज़ इसका सबब है उसे उन्होंने डिजिटल स्लेवरीज का नाम दिया है। उन्होंने ये इंतहाई जज्बाती अपील की है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जानशीन आज से 100 या 200 साल बाद यहाँ बैठकर ये कह रहा हो कि हम उन गुलामियों को नहीं पहचान सके जो आज भी जिंदा हैं। पोप की दस्तावेज में ज्यादातर तवज्जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा होने वाले खतरात पर दी गई है। इसका बुनियादी मकसद ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अच्छाई सिर्फ उसी सूरत में आ सकती है जब इस पर बेहतर कंट्रोल और सख्त कवानीन हों। अब सवाल ये है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में ताकतवर ओहदों पर बैठे अफराद क्या इस पर कान धर रहे हैं? अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से कंपनियों में सरमायाकारी की तफसीलात हाल ही में सामने आई हैं। अमेरिका के दफ्तर बराए सरकारी अखलाकियात ने 14 मई को 113 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात जारी की हैं, जिनसे मालूम होता है कि इस साल के पहले 3 माह में यानी ईरान जंग से पहले और ईरान जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने किन कंपनियों के स्टॉक्स यानी हिस्से खरीदे और बेचे। दस्तावेजात से मालूम होता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से किए गए सौदों की तादाद 3642 है। बाज़ सौदों पर और उनकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी मालियाती मरकज वॉल स्ट्रीट से मिशेल फ्लोरी की रिपोर्ट पेश कर रही हैं नादिया सुलेमान। ये एक तिजारती सौदा नहीं, हजारों हैं। सदर ट्रंप से मुंसलिक एक मालियाती इंकिशाफ शकूक उभार रहा है। सिर्फ 3 महीनों में 3700 से ज्यादा कारोबारी सौदे। ये आसान जबान में एक दिन में तकरीबन 40, और ये कोई गुमनाम कंपनियां नहीं हैं। एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला मार्केट के बड़े नामों में से कुछ। ये सबसे ज्यादा सरमायाकारी को फरोग देने वाले सदर हैं जो हमें आज तक कभी मिले हैं और शायद कभी मिले। ना इनसे पहले कोई ऐसा था और शायद बाद में भी ना हो। आपको मालूम है कि जब भी वो आते हैं और कुछ कहते हैं तो मार्केटें हिल जाती हैं। वो स्टॉक्स को हिला देते हैं और अगर आप ध्यान नहीं देते तो आप कुछ ना कुछ खो देते हैं। एनवीडिया को ही ले लें, 15 मुख्तलिफ तिजारती सौदे, और सबसे बड़ा 10 फरवरी को जब ट्रंप की तरफ से एनवीडिया के 1 से 5 मिलियन डॉलर के शेयर खरीदे गए। ये इसलिए नुमाया है क्योंकि एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग उन कारोबारी शख्सियात में से एक थे जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीन के दौरे पर गए थे। डोनाल्ड ट्रंप और सदर शी के दरमियान शानदार ताल्लुकात हैं। ट्रंप ने उन्हें अजीम जेनसेन हुआंग करार देते हुए कहा कि ये एक एहसास की बात है कि वो उनके साथ वहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने तजवीज़ दी कि चीन ओपन अप करे ताकि उन जैसे एग्जीक्यूटिव्स अपना जादू चला सकें। और फिर ये भी है, व्हाइट हाउस में सदर को डोरडैश की डिलीवरी। इस स्टंट ने डोरडैश के स्टॉक को बढ़ा दिया। फाइलिंग से पता चलता है कि ट्रंप के अकाउंट ने इसे 1 महीने पहले 5 बार खरीदा था। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि होल्डिंग्स का इंतजाम आजादाना तौर पर किया जाता है तीसरे फरीक के जरिए, और ये कि ना तो डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कंपनी और ना ही उनका खानदान तिजारती सौदों के इंतखाब या मंजूरी में मुलविस हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उन्हें तिजारती सरगर्मियों की कोई पेशगी इत्तला नहीं मिली और न ही सरमायाकारी के फैसलों में उनका कोई हाथ है। तो कानून क्या कहता है? अमरीकी हुकाम को तिजारती सौदों का इंकिशाफ करना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रंप के अकाउंट से क्या खरीदा और बेचा गया। लेकिन इंकिशाफ सदर और मुंतखब ओहदेदारों की तरफ से या उनकी जानिब से स्टॉक ट्रेडिंग पर पाबंदी लगाने की कोशिशें नहीं है। चलो ये तो ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहा है। सो तिजारत हो रही है, और सवाल भी मौजूद है कि सियासत और मार्केट्स को वाकई में कितना करीब होना चाहिए। और अब दीगर अहम आलमी खबरों पर एक नजर डाल रहे हैं गजनफर हैदर।
جنوبی کوریا میں سیمسنگ الیکٹرانکس کے یونین ملازمین نے منافع میں شراکت کے ایک تاریخی معاہدے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد کمپنی میں ہڑتال کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت کمپنی کے مجموعی منافع کا 10% سے زیادہ حصہ ملازمین کے بونس کے لیے مختص کیا جائے گا۔ اندازہ ہے کہ کمپنی کے ہزاروں ملازمین میں سے ہر ایک کو سالانہ اوسطاً تقریباً $4 لاکھ کا بونس ملے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیشی حکومت کے ساتھ ایک نئے امدادی پروگرام پر مذاکرات کر رہا ہے، کیونکہ ایران جنگ کے معاشی اثرات اب بھی ملک پر پڑ رہے ہیں۔ ڈھاکہ اپنی توانائی کا تقریباً 95% ضروریات درآمدات سے پوری کرتا ہے، جن میں زیادہ تر مشرق وسطیٰ سے آتی ہیں۔ بنگلہ دیش پہلے ہی IMF کے ایک امدادی پروگرام میں شامل ہے جو آئندہ برس تک جاری رہنے والا تھا۔ 28 مئی 1998 کی دوپہر بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑی سلسلے راسکو میں ہونے والے زیر زمین ایٹمی دھماکوں نے پاکستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں 5 بیک وقت دھماکوں نے پہاڑوں کو لرزا دیا، گرد و غبار کے بادل فضا میں پھیل گئے اور سیاہ گرینائٹ سفید دھول میں بدل گیا۔ اس موقع پر وہاں موجود سائنسدانوں، انجینئرز اور فوجی حکام نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا، جو اس لمحے کی تاریخی اور جذباتی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے، آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے اور 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ یہ تجربات اس وقت کیے گئے جب چند روز قبل بھارت نے پوکھران میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، جس کے بعد خطے میں کشیدگی انتہائی بڑھ گئی تھی اور پاکستان پر عالمی دباؤ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس صورتحال میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے جوابی ایٹمی تجربات کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر مختلف سطحوں پر مشاورت ہوئی۔ ماہرین کے مطابق چاغی کا انتخاب اس کی جغرافیائی ساخت اور کم آبادی کے باعث کیا گیا تاکہ تجربات کو نسبتاً محفوظ انداز میں انجام دیا جا سکے۔ اس منصوبے کی تکنیکی نگرانی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے کی، جس کی قیادت ڈاکٹر سمر مبارک مند کر رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم بھی اس عمل کا حصہ رہی۔ 26 مئی کو زیر زمین سرنگ کو مضبوط مواد سے بند کیا گیا اور 28 مئی کو دوپہر 3:16 پر بیک وقت 5 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ دھماکوں کے بعد اسی شام 6 بجے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے صوبہ بلوچستان کے شمال مغربی ضلع چاغی میں اس پہاڑی سلسلے میں ہوئے اس واقعے کی تفصیل سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے یوں بتائی: آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں، اب ہم پر کوئی ایٹمی شب خون نہیں مار سکتا۔ پاکستان کی جانب سے 6واں ایٹمی تجربہ 2 روز بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں کیا گیا۔ گویا چاغی 1 دھماکہ کرنے والے سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک مند تھے، جبکہ چاغی 2 کی سربراہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے پاکستان کو جنوبی ایشیا میں نیوکلیائی تصادم کے خدشے کے تحت ایٹمی تجربات سے باز رکھنے کے لیے کوششیں کی تھی۔ انڈیا کے تجربات کے بعد کلنٹن نے تحمل پر زور دینے اور تجربات نہ کرنے کے بدلے مراعات کی پیشکش کے لیے نواز شریف کو 4 مرتبہ ٹیلی فون کیا۔ کلنٹن نے امریکی قرضے معاف کرنے، پاکستان مخالف ترامیم یعنی پریسلر وغیرہ ختم کرانے اور کانگریس سے نئی فوجی امداد کی منظوری لینے کا وعدہ بھی کیا۔ اسی سلسلے میں کلنٹن کے نائب وزیر خارجہ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد 13 مئی کو اسلام آباد آیا اور اس وقت کے وزیر خارجہ گوہر ایوب نے اس وفد کی جانب سے پاکستان کو F-16 طیارے دینے کی پیشکش کا مذاق اڑایا۔ لکھاریوں کے ساتھ لندن میں 2006 میں اپنے ایک انٹرویو میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ کلنٹن نے 5 دفعہ مجھے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ یقین دہانی لینے کے لیے کہ ہم ایٹمی تجربہ نہیں کریں گے۔ جب امریکہ کے نائب وزیر خارجہ پاکستان آئے تو ان کا خیال تھا کہ ہم مان جائیں گے۔ کلنٹن نے بھی ایسا ہی سوچا تھا، مگر صرف ہمیں پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے۔ 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم جوابی تجربات کر سکیں۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے۔ To strengthen its own security, to improve its political standing in the eyes of the world. And although Pakistan was not the first to test, 2 wrongs don't make a right. I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment, as is required by law.
And thank you. इस वाक़े के बाद पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत के तौर पर सामने आया, जिसने खित्ते और आलमी सियासत में एक नया तवाज़न पैदा कर दिया। एक तहकीक के मुताबिक एक नई मेडिकल थेरेपी का सिर्फ एक इंजेक्शन जिंदगी भर के लिए मुज़र कोलेस्ट्रॉल को नुमाया तौर पर कम कर सकता है। इस इलाज से इंसानी जिस्म के एक ऐसे प्रोटीन के जीन में तरमीम की जाती है जिसे दिल के मरीजों का जिस्म दुरुस्त तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। डॉक्टरों का कहना है कि इस थेरेपी से मुमकिन तौर पर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल महदूद हो सकता है। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जैनेट का कोलेस्ट्रॉल लेवल खतरनाक हद तक ज़्यादा था। वो तकरीबन 68 बरस की हैं। इसी उम्र में उनके वालिद फालिज की बायस इंतकाल कर गए थे। एक दफ़ा एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं एक चलता फिरता टाइम बम हूँ, लेकिन उन्हें एक नई जीन एडिटिंग थेरेपी वर्व 102 दी गई है और अब उनके कोलेस्ट्रॉल की सतह आधी रह गई है। उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मुझे लगता है कि मैं एक नई इंसान बन गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये इलाज करवाया, क्योंकि मुझे वाकई लगता है कि ये काम कर गया है। वो उन 35 मरीजों में शामिल हैं जिन्होंने एक ऐसे तजुर्बे में हिस्सा लिया जिसे इनकलाबी करार दिया जा रहा है। BBC को उन मरीजों तक खुसूसी रसाई दी गई जिन्हें या तो मौरूसी तौर पर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल था या कम उम्र में दिल का दौरा पड़ा था। तमाम मरीज अपनी मामूल की अद्वियात लेते रहे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें इस नई जीन एडिटिंग थेरेपी का इंजेक्शन भी दिया गया। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया होने वाले नताइज के मुताबिक मुज़र कोलेस्ट्रॉल की सतह में 62% तक कमी आई और 1 साल बाद भी ये कम सतह बरकरार रही। प्रोफेसर रियाज पटेल बरतानिया के सबसे बड़े कार्डियक सेंटर में काम करते हैं, जहां के मरीज इस तजुर्बे का 1/3 हिस्सा हैं। उनके मुताबिक सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों को मुमकिन तौर पर जिंदगी में सिर्फ एक बार ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ये पहला मौका है कि हम इस एक बार के इलाज को मुमकिन बना सकते हैं। फिर हमें किसी शख्स के कोलेस्ट्रॉल की सतह के बारे में फिक्र नहीं रहेगी, क्योंकि उम्मीद है कि ये इलाज जिंदगी भर के लिए मौसर होगा। तो ये काम कैसे करता है? जिगर का काम होता है कि खून से मुज़र कोलेस्ट्रॉल को साफ करे ताकि ये रगों में जमा ना हो, लेकिन PCSK9 नामी एक प्रोटीन इस अमल में रुकावट बन सकता है और इसे सही तरीके से काम करने से रोक देता है। ये नई दवा इस प्रोटीन के जीन में तरमीम करती है और उसे गैर फाल कर देती है, जिससे जिगर को मुज़र कोलेस्ट्रॉल साफ करने में मदद मिलती है। ये तजुर्बा अभी इब्तदाई मरहले में है। आइंदा मराहिल में शायद हजारों अफराद इसमें शामिल हों, और इन नताइज ने हकीकी तौर पर यह उम्मीद पैदा की है कि शायद पहली बार जीन एडिटिंग के जरिए हमें दिल की बीमारियों से बचाव में मदद मिल सके, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात की वजह है। बरतानिया में 80 लाख अफराद दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं और उन्हें स्टैटिन्स जैसी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात की जरूरत होती है। डैनियल भी इनमें से एक हैं। उन्हें सीने के दर्द के बायस बार बार अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन इस तजुर्बे में हिस्सा लेने के बाद से उनका मुज़र कोलेस्ट्रॉल आधा हो गया है। ये वाकई एक बड़ी तब्दीली है। मुझे फिक्र नहीं रहती कि स्टैटिन्स काम कर रहे हैं या नहीं। ये इलाज वाकई हैरत अंगेज है। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि मरीज मुकम्मल तौर पर स्टैटिन्स छोड़ सकेंगे या नहीं, लेकिन डैनियल और जैनेट को उम्मीद है कि ऐसा मुमकिन होगा। अपने बालों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मशहूर होने वाले अल बैनो भैंसे की कुर्बानी रोक दी गई है और बांग्लादेश की हुकूमत ने इसे अपनी तहवील में ले लिया है। ईद से एक रोज कबल ये बात सामने आई कि हुकूमत ने इस भैंसे को ईद उल अज़हा पर कुर्बान करने की बजाय इसे महफूज करने का फैसला किया है, और इसमें खुद बांग्लादेश के वजीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद ने किरदार अदा किया। पुलिस के मुताबिक वजारत दाखिला की हिदायत के बाद उन्होंने बुध को मालिक के घर से इस भैंसे को अपनी तहवील में ले लिया है। बांग्लादेश के वजीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप नामी इस भैंसे को उन्होंने खरीद लिया है। उनका कहना है कि हुकूमत के पास भैंसे की इस नायाब नस्ल को महफूज करने का मंसूबा है। ईद उल अज़हा से कुछ रोज कबल बांग्लादेश में मौजूद अल्बिनो भैंसा खासा मशहूर हो गया था। इस जानवर के 37 बरस के मालिक ज़ियाउद्दीन का कहना था कि उनके भाई ने 700 किलोग्राम के इस भैंसे को उसके बालों की वजह से अमरीकी सदर का नाम दिया। ज़ियाउद्दीन ने मजीद बताया कि मई के महीने में मुसलसल लोग इस जानवर को देखने के लिए आते रहे। दरअसल मेरा जो बफेलो वायरल हुआ था डोनाल्ड ट्रंप नाम का, वो मैं 10 महीने पहले ख़रीदा था राजशाही सिटी हाट से। वो दरअसल उसका बालों के वजह से उसका नामकरण करा था मेरा छोटा भाई ने,
اور یہ वायरल हुआ था और बहुत लोग आया था उसे देखने के लिए. ये एक प्रतीकी नाम है. दरअसल ये कभी भी एक इंसान और जानवर का मूल नहीं हो सकता, तुलना नहीं हो सकता. एक प्रतीकी नाम है और ये नाम दरअसल हम लोगों ने शौक से प्यार से दिया था. इसका प्राइस था 550 টাকা पर केजी. लाइव वेट में सेल हुआ था ये 550 টাকা केजी में. सामीन, ईद कुर्बान के मौके पर जहां घरों में गोश्त की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, वहीं माहिरीन सेहत लोगों को एतदाल और एहतियात का मशवरा भी देते हैं. सवाल यह है कि किन अफराद के लिए कुर्बानी का गोश्त ज्यादा मुनासिब है और एक सेहतमंद इंसान को कितना गोश्त खाना चाहिए. इस हवाले से माहिर ग़िज़ाइयत और माहिर इमराज मादा और जिगर डॉक्टर खालिद महमूद से हमने बात की है, जिन्होंने ईद के दिनों में मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल पर हिदायत दी हैं. अस्सलाम वालेकुम. पहले तो आप सबको ईद मुबारक. देखें, ये जो ईद कुर्बान का गोश्त है, ये दुनिया में बेहतरीन गोश्त है. फ्रेश होता है, आप खुद लेके आते हैं, अपनी पसंद का जानवर लेके आते हैं, और ये अल्लाह की दी हुई नेमतों में से सबसे बेहतरीन नेमत है. प्रॉब्लम कब होता है? जब हम मियाना रवी को क्रॉस करते हैं. देखिए, जहाँ तक ये गोश्त है, जब हम इसको मियाना रवी में खाते हैं, यानी ऑन एवरेज अगर आप 100 ग्राम तक डेली गोश्त लेते हैं, तो इधर ठीक है, आप 100 ग्राम से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ले लेंगे तो देयर विल बी नो इशू. ऑन द अदर हैंड, जब हम ये सोचकर कि अगर हमने कढ़ाई बनी है घर में, और जो प्रॉब्लम होता है वो इसलिए नहीं होता कि वो गोश्त खा रहे हैं. प्रॉब्लम उस वक्त होता है कि अभी कुर्बानी हुई, विद इन 1 आवर घर वालों ने जो है गोश्त पकाया और आपके आगे रख दिया, और मैनी अ टाइम वो हाफ कुक्ड होता है, जिसकी वजह से उसके प्रॉब्लम शुरू हो जाते. फिर कई दफ़ा बेजा मसाला जात का इस्तेमाल, स्पेशली वो मरीज़ जो मैदे के मरीज़ हैं, उनके जैसे ही वो मसाला जात लेते हैं तो उनका मैदे का दर्द बढ़ जाता है. फिर एक और कैटेगरी है, सबसेट ऑफ पेशेंट, जैसा कि जिगर के पेशेंट हैं. अब जिगर के पेशेंट जो हैं, आपको पता है कि उनको वैसे ही हम हाई प्रोटीन डाइट कहते हैं, कम से कम लेनी. जैसे ही ये पेशेंट हाई प्रोटीन डाइट लेता है तो इन पेशेंट में अमोनिया लेवल बढ़ जाता है. जैसे ही वो गोश्त डाइजेस्ट होगा, अमोनिया लेवल बढ़ेगा, तो इन मरीजों में इनकेफलोपैथी यानी कि बेहोशी का चांसेस भी बढ़ जाते हैं. एक सबसेट ऑफ पेशेंट ये है. इनके पहला पेशेंट वो है जिनको मैदे की तकलीफ थी, उन्होंने मसाला जात लिए और उनका मैदे का मर्ज बढ़ गया. एज सच अगर उनको मैदे का कोई इशू नहीं है तो ये गोश्त कुछ नहीं कहता. लेकिन अगर उनको ऑलरेडी मैदे का इशू है, तो जैसे ही वो मसाला जात के साथ गोश्त का बेजा इस्तेमाल करेंगे या ज्यादती में इस्तेमाल करेंगे तो उनके मैदे की तकलीफ बढ़ जाएगी. बट जो जिगर के पेशेंट हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 1 बोटी या मैक्सिमम 2 बोटी लें, इससे ज़्यादा वो ना लें, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो उनमें हाई प्रोटीन डाइट की वजह से कई दफ़ा प्रॉब्लम उनका एग्रीवेट हो सकता है. फिर वो लोग जिनका यूरिक एसिड का मर्ज है, आपको पता है कि ये रेड मीट है, बड़ा गोश्त, यानी कि चाहे वो बीफ है, चाहे वो गोट का गोश्त है, यानी बकरे का है या भेड़ का है या बीफ है, सो ये रेड मीट है. तो वो पेशेंट जिनका यूरिक एसिड हाई होता है, उनकी जैसे ही वो गोश्त को ज़्यादा मिकदार में लेंगे, उनका यूरिक एसिड हाई होगा, जिसकी वजह से उनके गुर्दों के इशू हो सकते हैं, और जोड़ों की एक बीमारी जिसको हम इनके गाउट का मर्ज होता है, जिसमें जोड़ों की दर्द बढ़ती है, स्पेशली पाँव की जो बड़ी उंगली है उसमें ये दर्द के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. तो एक ये मरीज़ है. फिर तीसरा मरीज़ जैसे कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं. अब ब्लड प्रेशर का मरीज़ जैसे ही ज़्यादा गोश्त जिसमें नमक भी ज़्यादा होगा, तो नमक जो है वो एक एग्रीवेटिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है, जिससे उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है. सो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को भी अगेन ये है कि वो बोटी ज़रूर खाएं, उनको ये नहीं है कि गोश्त मना है, लेकिन उनको उसमें नमक का इस्तेमाल मिनिमम करना है, ताकि वो इस जो ईद का गोश्त है इसको एंजॉय कर सके.
अदरवाइज क्या होगा कि उस वक्त तो वो मजे लेके गोश्त खा लेंगे, नमक भी तेज होगा, टेस्ट भी उनको ज्यादा आएगा, कोई 2-4 घंटे बाद उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से उन्हें फिर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। फिर एक और मर्ज है जैसा कि दिल के मरीज हैं, तो दिल के मरीजों में भी नमक का इस्तेमाल कम करना है, इसके साथ साथ उन्होंने गोश्त को इत्तदाल पसंदी के साथ ले। वो मरीज जिनको अक्सर मोशन लग जाते हैं या डायरिया हो जाता है, ईद के दिनों में ये भी देखा गया है कि अगर वो उन्होंने गोश्त खाया और गोश्त खाने के बाद उनका पेट या हाजमा खराब हो गया, प्रॉब्लम केले गोश्त के साथ नहीं है। आप देखेंगे कि ईद के गोश्त के साथ हमने मजे और भी लेने हैं। वो कैसे कि हमने बोतल भी पीनी है साथ। जैसे ही हम बोतल पिएंगे तो बोतल कई दफा अगर वो खुदा न खास्ता एडल्ट्रेटेड है, जाली बोतल है, चाहे वो काली है या वाइट वाली है, तो वो भी आपके मैदे के अमराज के बढ़ने का बायस बन सकती है। ईद का मजा तो घर पर ही होता है ना, घर से दूर ईद बहुत मुख्तलिफ होती है। अब सोचे अगर आपका मौजूदा घर आपके असल घर से बहुत दूर हो तो ईद कैसे गुजरती है। आलिया नाज़की ने बरतानिया और अमेरिका में रहने वाली कुछ पाकिस्तानी नियाद खवातीन इन्फ्लुएंसर से उनके घर से दूर मनाई जाने वाली ईद के बारे में, उनके कंटेंट और ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में बात की है। आप भी सुनिए। ईद के कपड़े आ गए जी हमारे, और आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू गाइस कि हम लोगों ने क्या मंगवाया है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? मेरे ससुराल में तो सब 6 बजे उठ जाते हैं, 9 बजे तक नाश्ता करके फारिग। आज है ईद और ईद की दावत को 4 चांद लगाए हैं मेरे इस काबली पुलाव और चिकन नरगिसी कोफ्तों ने। मेरा नाम रमशा है। मैं मरियम हूँ। मेरा नाम शमाइला सैयद है। मेरे अब्बू पाकिस्तान से हैं लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो नॉर्वे से हैं। मैं कराची से यहाँ मूव हुई थी ऑलमोस्ट 5 years ago। मैं ओरिजिनली स्कॉटलैंड से हूँ। मेरे पेरेंट्स की पाकिस्तानी कश्मीरी रूट्स हैं। शॉपिंग वगैरह तो यहाँ पे ग्लासगो में मैं पाकिस्तानी कपड़ों की मैंने नहीं कभी की। आज तक तो यही था कि फुरकान की अम्मी को मैं बता देती थी ओके इस तरह की, या ऑनलाइन देख के उनको बता देती थी तो वो वहाँ से बनवा के भेज देती। तो यहाँ पर अभी तक मुझे ईद नहीं लगती, बिकॉज़ जिस तरह से पाकिस्तान में पूरी सेलिब्रेशन होती है और हर किसी आप घर दावत करने जा रहे होते हैं, वो यहाँ होता ही नहीं है। एक ज़्यादा बकरा ईद पे स्पेशली आपने जाके एक बारबेक्यू एक पिकनिक कर लिया एंड दैट्स ईद डन। तो हाँ, यहाँ पर ईद काफ़ी, दैट्स व्हेन आई मिस होम द मोस्ट। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, आई लव इट हियर, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ईद पर मिस करती हूँ वो है मेरी फैमिली, बिकॉज ईद इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन विद योर फैमिली। बच्चियों को मैं मेहंदी लगवाती हूँ, चूड़ियाँ पहनवाती हूँ, वो एक पाकिस्तान वाला माहौल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये चेक करो, ओए होए 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 होए। आज रुक जाओ। नहीं अली तो कभी नहीं मानेंगे, उनको नींद ही नहीं आती मेरे बगैर। बेसिकली हम लोग शायद हफ्ते की 3-4 मे बी डेली भी पोस्ट कर लें तो हम 7 वीडियोस लगाते हैं। उसमें आप हमारे ज़िंदगी के 3 मिनट देख रहे होते हैं मैक्सिमम। जो बाकी हमारे ऑलमोस्ट 24 आवर्स हैं वो आप नहीं देख रहे होते किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, स्पेशली यू डोंट हैव फैमिली। पाकिस्तान में मुझे यही चीज़ होती थी कि चलो नानी का घर है, आ रहे इसको वहाँ ड्रॉप किया, मैंने अपने काम कर लिए। यहाँ पे आपको पता है कि आप ऑफिस का काम करके आ रहे हैं, घर का काम आपको ही करना है, आके आपने ही खाना बनाना है, आपने ही बर्तन धोने हैं, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है। खासतौर पे हमारी जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं ऑब्वियसली उसके अंदर तो कुछ फ़नी वीडियोस होती हैं, उसके अंदर आप वो ये नहीं होता कि अब जैसे फुरकान मुझे कह रहा है कि तुमने ये नहीं किया, रियल लाइफ में ऑब्वियसली फुरकान डज नॉट डू दैट, लेकिन वो जैसे एक फ़नी वीडियो होती है जो हम बनाते हैं। मेरी जिंदगी जड़ी है ना जीरन ना कर ते मैनू जो है ना मैं एक बड़ा आदमी हाँ, ठीक है, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। जानू मुझे बड़ी भूख लगी हुई है यार, मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊं, मुझे एक पराठा बना देती है मरियम। You know, I love glamour, तो why not start cooking in a glamorous way? और अच्छे कपड़े पहन के, ज्वेलरी पहन के, मेकअप करके, लैशेस लगा के अपनी कुकिंग शुरू करूं। एंड दैट took off, that blew up, you know, वो लोगों को इतना पसंद आया। और जहाँ लोगों को पसंद आ रहा था वहाँ पे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि you know this is आप एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रही हैं, कौन ऐसी कुकिंग करता है। ऑफ कोर्स नहीं करते लोग, ऑफ कोर्स नहीं करते। दिस इज़ फॉर माई कंटेंट, ये मेरी पहचान है। रिमेंबर दैट वी आर ह्यूमंस, वी ऑल शेयरिंग द बेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। आप भी अगर 100 पिक्चर्स देते हैं तो उसमें से एक शेयर करेंगे, सबसे बेस्ट वाली। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट कंटेंट इज़, कि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसके बेस्ट मोमेंट शेयर करूँगी। द फाइट्स बिहाइंड इट, द टीयर्स बिहाइंड इट, द मेंटल ब्रेकडाउन्स बिहाइंड इट वुड नॉट बी शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी होती है, उसके लिए आप उसको हैंडल करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ डेली फेस करनी पड़ती है। अगर मेरी 1000 कमेंट्स आती हैं तो 1000 कमेंट्स में 4, 5 या 6 कमेंट्स ही नेगेटिव होंगे, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग हेट होता है कि इट कैन बेसिकली डिस्ट्रॉय योर मेंटल हेल्थ। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो, आई थिंक छोटे होते से ही मतलब मेरे अम्मी अब्बू ने हमें बड़ा मतलब खुले तरीके से पाला है। मतलब उन्होंने कोई इतनी सख्तियाँ वगैरह हमारे पे नहीं रखी थी। हमारे घर का माहौल भी थोड़ा इस तरह का था कि मुझे इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि अम्मी अब्बू यही कहते थे कि जो आपको सही लग रहा है आपने वो करना है, बाकी कोई जो कह रहा है उसको कहने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। एंड मैंने नोटिस किया है कि जिन वीडियोस में हेट कमेंट्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रीच भी आती है। तो मतलब मेरे लिए तो लाइक यू आर डूइंग गॉड्स वर्क, यू नो। ब्रांड्स आर हैप्पी क्योंकि मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, आप कमेंट करते रहें। इंडिया की रियासत झारखंड में मुन्ना प्रसाद गुप्ता नामी एक टीचर इन दिनों खबरों में है। इसकी वजह यह है कि वो मोटरसाइकिल की जगह घोड़े पर बैठकर मर्दमशुमारी के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। इस टीचर का कहना है कि इसके पीछे उनका मकसद पेट्रोल की बचत करना है। साथ ही वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि निजी ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तफसील सरताज आलम से। इंडिया की मशरकी रियासत झारखंड के गढ़वा जिले के एक टीचर इन दिनों खबरों में हैं। मुन्ना प्रसाद गुप्ता हाई स्कूल में पढ़ाते हैं और इन दिनों मर्दमशुमारी के लिए उन्हें घर घर जाना होता है, जिसके लिए वो मोटरसाइकिल की जगह घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। सफ़ेद यूनिफॉर्म, सिर पर सफ़ेद कैप और कंधे पर सेंसस का बैग लिए वह दूर दराज गांवों में पहुंच रहे हैं। मोटरसाइकिल की जगह घोड़े का इस्तेमाल करने की वजह से वो तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अभी जो 2026 में जनगणना हो रहा है, अभी जो मुन्ना गुरुजी हैं टाटीदिरी के, जो घोड़े से चल रहे हैं, ऐसे देख के लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जो हम लोग जैसे युवा हैं वो सब लोग देख रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, पास में भी आ रहे हैं, देखने का कुछ नया मिल रहा है। मुन्ना प्रसाद गुप्ता का कहना है कि वो पेट्रोल और डीजल की बचत के मकसद से घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांवों के कच्चे और तंग रास्तों में घोड़े से आने जाने में उन्हें आसानी हो रही है। उन्होंने लोगों से भी स्कूटी और मोटरसाइकिल का कम इस्तेमाल करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करने की अपील की है। तेल, पेट्रोल, डीजल का मैं बचत कर रहा हूं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था बरकरार रहे। पगडंडी रास्ता के चलते मैंने घोड़े का प्रयोग किया, जो सराहनीय रहा। और लोगों को मैंने सुझाव दिया कि परिवहन में सरकारी बस का इस्तेमाल कीजिए, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी का उतना प्रयोग मत कीजिए। उन्होंने जनगणना कार्य के लिए तो घोड़े का जो है प्रयोग किया, और जिसकी वजह से एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एग्जाम्पल जो है टीचर्स के बीच में जो है वो उभर कर सामने आया है। वहीं मकामी लोगों का कहना है कि अगर गांवों में फिर से घोड़ों का इस्तेमाल बढ़ता है तो खेतीबाड़ी और छोटे ट्रांसपोर्ट के कामों में पेट्रोल पर इन्हिसार कम हो सकता है। टीचर के इस मुनफरिद तरीके को लेकर गांव के बच्चे और स्टूडेंट्स भी काफी खुश हैं। अचानक हम देखे एक दिन की घोड़ा से आ रहे हैं सर, तो हम लोग पूछने लगे सब कि सर घोड़ा से क्यों आ रहे हैं। तो सर बोले कि मेरे पास गाड़ी भी है और घोड़ा भी है, तो नहीं मिल रहा है पेट्रोल, इसीलिए हम घोड़ा से ही आ गए। तो हम पूछे तो फिर सब पूछने लगे, सब खुश होने लगे कि सर हम ऐसा कभी नहीं देखे थे, आज हम पहला बार देखे। मुन्ना प्रसाद गुप्ता के मुताबिक चेतक नाम के इस घोड़े का इस्तेमाल पहले समाजी और मजहबी कामों में होता था। अब वो इसी घोड़े से गांव-गांव जाकर मर्दमशुमारी का काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक घोड़े के रखरखाव पर हर महीने करीब 1000 से 1500 रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने बताया कि 16 मई 2026 से शुरू हुए सेंसस में उन्होंने पहले दिन से ही घोड़े का इस्तेमाल किया और काम लगभग मुकम्मल कर लिया है। 16/5/2026 से मैं प्रथम दिन से जनगणना कार्य घोड़े से प्रारंभ किया हूँ। मकान सूची और नजरी नक्शा का 100% काम हो चुका है सर।
और अब बात मौसम की, बल्कि गर्मी की। सवाल ये नहीं कि गर्मी कितनी पड़ रही है, सवाल ये है कि क्या जनूबी एशिया के बाज़ हिस्से शदीद गर्मी के बावजूद मामूल की जिंदगी गुजारने के काबिल भी रह गए हैं या नहीं। भारत और पाकिस्तान के कई शहरों में दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नजर आती हैं, जबकि मजदूर रात के वक्त काम करने पर मजबूर हैं। बिजली का निजाम भी शदीद दबाव का शिकार है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है और बाज़ इलाकों में रात के वक्त भी दर्जा हरारत खतरनाक हद तक कम नहीं हो रहा। तो क्या ये एक ऐसा बहरान है जिसके साथ अब करोड़ों लोगों को जीना पड़ेगा? तफसील गजनफर हैदर से। जनूबी एशिया इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शदीद गर्मी के ख़तरात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया है। बाज़ इलाकों में स्कूलों के औकात मुतासर हुए हैं, जबकि बिजली की तलब रिकॉर्ड सतह तक पहुँचने के बाद हुक्काम ने तवानाई के मोहतात इस्तेमाल की अपील की है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जनूबी एशिया के मुतादिद ममालिक में गर्मी की लहरें अब पहले से ज़्यादा जल्द, ज़्यादा शिद्दत और ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहती हैं। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस शदीद गर्मी के वाक़यात ज़्यादा आम और ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा ख़तरा सिर्फ दिन की गर्मी नहीं, बल्कि रात को दर्जा हरारत कम ना होना भी है। जब जिस्म को मुसलसल कई घंटों तक ठंडा होने का मौका ना मिले तो हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और दिल से मुतल्लिक बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। जनूबी एशिया में गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत बनती जा रही है जो शहरों, मईशतों, सेहत के निज़ाम और रोज़मर्रा ज़िंदगी को बदल रही है। और शायद सबसे तशवीशनाक बात यह है कि साइंसदान कहते हैं कि ये अभी सिर्फ शुरुआत हो सकती है। इंडिया के उभरते हुए बल्लेबाज सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग में एक और ऐसी इनिंग्स खेली है जिसके बाद एक तरफ तो क्रिस गेल ने इन्हें छक्के मारने वाली मशीन करार दिया है, तो दूसरी जनिब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि इंडिया इस 15 साला खिलाड़ी को कौमी टीम में शामिल कर ले। इस इनिंग्स के दौरान सूर्यवंशी ने, जो पहले ही अपनी जारहाना बल्लेबाजी की वजह से कम उम्री में ही मशहूर हो चुके हैं, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए IPL में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड कायम किया है। इस मौके पर वेस्ट इंडीज के साबिक खिलाड़ी क्रिस गेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कैसा बेहतरीन खिलाड़ी है, नई 6 मशीन। इस इनिंग्स के दौरान सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की जानिब से खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन स्कोर किए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पीट के खिलाफ एक ही ओवर में 3 गेंदों पर 3 छक्के भी शामिल थे। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में निस्फ सेंचुरी बना ली थी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने आज सुबह बंदर अब्बास के इलाकों पर अमरीकी हमलों की सख्ती से मज़म्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल को अमेरिका को जवाबदेह ठहराने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वजारत खारजा के तर्जुमान ने ओमान के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात की भी मज़म्मत की है। ओमान के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को तबाह करने की धमकी, जिसने खित्ते में सालिसी और तामीरी किरदार अदा किया, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में लाकानूनियत और गुंडागर्दी की खतरनाक अलामत है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को व्हाइट हाउस में काबीना के इजलास के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ओमान को बाकी सब की तरह बर्ताव करना होगा, वरना हम इन्हें तबाह कर देंगे।